नमस्कार, ये समय है प्राइम टाइम का और मैं संजय मग्गू आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्राइम टाइम हो और देश की बात ना हो, देश की सियासत की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको ले चलते हैं दिल्ली के सियासी रामलीला मैदान की और वो खबर दिखाएंगे जिसमें बात होगी वंशवाद की, राजनीति की। भले ही इसे खत्म करवाने का आरोप भाजपा पर लगता रहा हो, यानी कि वंशवाद की राजनीति खत्म करने की बात भाजपा पर आती रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और कोई भी है जो ये चाहता है कि वंशवाद की राजनीति खत्म हो। बात औरंगजेब के जिन्न की भी होगी, जो अब लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद ही बोतल में वापस बंद होगा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे वाराणसी की भी, जहां गंगा जी के तट पर G20 की बैठक हो रही है। और उस बैठक में, यानी कि जो गंगा के अंदर, गंगा किनारे जो बैठक चल रही है, उस बैठक में भी हम आपको गंगा की लहरों के साथ गोते लगवाएंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कहां पर भारतीय पत्रकारों को बैन कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्राइम टाइम। पहली खबर रामलीला मैदान की, कि रामलीला मैदान का जिक्र हो और किसी आंदोलन की याद ना आए, ये हो ही नहीं सकता। जेपी से लेकर अन्ना हजारे और केजरीवाल तक सब आंखों के सामने से लगता है कि जैसे कल की बात हो। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले पूरे विपक्ष ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। 23 जून को विपक्षी दल जो हैं बिहार के अंदर पटना में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए महागठबंधन की एक बैठक करने जा रहे हैं। और उससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने जो अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, उसको लेकर बड़ी रैली की और इसी बहाने केंद्र सरकार को घेरा, मोदी सरकार को घेरा। दोस्तों, दिल्ली का रामलीला मैदान, इसका नाम आते ही सभी के जहन में सबसे बड़ी बात यह आती है कि रैली और आंदोलन रामलीला मैदान से ही क्यों चलते हैं। और कुछ ऐसी तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रविवार को रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। और यह हमला बोला पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। अध्यादेश के बहाने आम आदमी पार्टी ने अपना जो आक्रामक रवैया दिखाया, वो रामलीला मैदान में आज से पहले हुई राजनीतिक जो रैलियां होती हैं, राजनीतिक मंच सजते हैं, कुछ उसी प्रकार का था। और उस रैली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाने साधे, तबादलों को लेकर, नियुक्तियों को लेकर, कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ केजरीवाल साहब का बहुत आक्रामक जो मूड था देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि यह जनता का हक है और इसको हम लेकर रहेंगे। केंद्र सरकार यानी कि देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार जनता का अपमान कर रही है, ये अरविंद जी का कहना था। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली वालों का हक छीना जा रहा है और ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। केजरीवाल का कहना था कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा है। इसका मतलब साफ है कि देश की जो सरकार है उसको लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा नहीं है। केजरीवाल के कहे को माने तो सभी विपक्षी दल अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हैं, हालांकि अभी तक उन्हें कांग्रेस का साथ नहीं मिला। खैर, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा चाहे मेरा जितना भी अपमान कर ले, लेकिन मैं दिल्ली की जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये केजरीवाल जी की अदा है कि जब भी कभी बात आती है तो खुद को पीछे करके और दिल्ली की जनता को आगे कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बात और बोली कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो जेल में हैं, जिनकी अभी जमानत नहीं मिली, उन पर केजरीवाल साहब ने कहा कि हमारे पास ऐसे 100 सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन हैं, यदि एक को अंदर करेंगे तो बाकी 99 जनता की सेवा में उतर आएंगे। हालांकि इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की जो ये बात थी, उसको लेकर भाजपा ने निशाना साधा। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सचदेवा जी, उन्होंने कहा कि इसका मतलब जो आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली की इनकी सरकार है, ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। अगर एक आधा भ्रष्टाचारी को अंदर भेजा जाता है तो औरों को तैयार कर लेते हैं। खैर, ये राजनीति के रंग हैं और इसके अंदर दोनों पक्ष हमेशा आमने सामने होते हैं। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कई मामलों में कार्यकारी नियंत्रण दिया था और इसके बदले में 19 मई को केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आई और उस अध्यादेश में तबादलों और नियुक्ति का अधिकार वापस एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल को दे दिया गया। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इस महारैली का आयोजन किया जो रामलीला मैदान में हुई। दोस्तों, एक चीज और है कि आम आदमी पार्टी जब से राष्ट्रीय पार्टी बनी है, अगर मान लिया जाए कि ये उनकी पहली रैली थी और इस यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, उसने भी जो नेशनल पार्टियां दूसरी हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर आप देखें तो इससे पहले आम आदमी पार्टी छोटी छोटी मीटिंग किया करती थी, नुक्कड़ सभाएं होती थी, कॉर्नर बैठक होती थी।
लेकिन रैली करके ये संदेश दे दिया कि अब वो भी नेशनल पार्टी बन गई हैं। खैर, कहा यह भी जा रहा है कि इस रैली के बाद और 23 जून को होने वाली महागठबंधन की बैठक के जरिए विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ यानी कि एनडीए के खिलाफ 2024 के चुनाव की रणनीति तैयार कर रहा है। आम आदमी पार्टी की इस रैली के मंच पर वरिष्ठ अधिवक्ता और जो कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार पर कपिल सिब्बल ने भी जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि कपिल सिब्बल साहब कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में गए थे और कपिल सिब्बल साहब और उनके बेटे पर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। खैर, अब राजनीतिक बयार है, ये समय समय पर अपना रुख बदलती रहती हैं और अब समय आ गया है कि सिब्बल साहब ने कहा उस सभा को संबोधित करते हुए कि अब समय आ गया है जब सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि मोदी सरकार का सामना करना होगा, नहीं तो केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म कर देगी। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि सभी प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लेगी ये मोदी सरकार। सिब्बल ने यह भी कहा कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तभी से सरकार को शासन करने से, राज चलाने से सर रोका जा रहा है। इसके साथ ही सिब्बल ने यह भी कहा कि 2014 के पहले जो आंदोलन थे उस समय वे ये समझते थे कि यूपीए सरकार थी। आपको ध्यान होगा तो यूपीए सरकार में सिब्बल साहब मंत्री थे। तो सिब्बल साहब ने 2014 को याद करते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि अरविंद केजरीवाल हमारी मुखालफत करते हैं और मुझे लगता था कि मीडिया का एक वर्ग उनके साथ है यानी कि केजरीवाल के साथ है। लेकिन वक्त बदल गया, सरकार बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए। सीएम केजरीवाल ने मंच पर आने के लिए जब कपिल सिब्बल को शुक्रिया कहा तो कपिल सिब्बल साहब ने भी उन्हें गहरे दिल से जो उनका जवाब दिया, और उसका जवाब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो रैली में मौजूद थे। खैर, इस महारैली के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए और कहा कि केजरीवाल अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब जनता भी धीरे धीरे दिल्ली सरकार और उसकी नीतियों को समझने लग गई है। तो वहीं इस महारैली को भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा, जो कभी आम आदमी पार्टी के नेता रहे थे, मंत्री रहे थे, विधायक रहे थे, उन्होंने ट्वीट करके बड़ा बयान दिया। कपिल मिश्रा साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी की महारैली महाफ्लॉप रैली थी। 11 बजे तक रामलीला मैदान की कुर्सियां खाली थी और इसके साथ साथ ही कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में यह दावा भी किया कि सुना है अरविंद केजरीवाल ने फोन करके अपने नेताओं को भी गालियां दी। तो अब यह कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय दर्जा पाने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, और अब वो राष्ट्रीय दलों की तरह बड़ी बड़ी सभाएं करने लगा है। एक बात आपको और बता दें कि इतनी बड़ी रैली करके अरविंद केजरीवाल ने जो विपक्षी दल है उनको भी संदेश दिया है कि रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करके जो लोकसभा चुनाव 2024 का आने वाला है उस चुनाव में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का भी आगाज कर दिया है। और दिल्ली पर केंद्रीय अध्यादेश के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने का जो प्रयास उनका चल रहा है उसको भी उन्होंने हवा दे दी। आपको बता दें कि इस रैली से पहले अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दक्षिण में जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के केसीआर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मिल चुके हैं। तो मान लें कि इस अध्यादेश के विरोध के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और विपक्षी खेमे को एकजुट करने के प्रयास जो कर रहे हैं उसको उन्होंने और अधिक धार दे दी है। अब बात करेंगे परिवारवाद की राजनीति की। तो परिवारवाद की राजनीति को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी कई दिन से, कई लंबे समय से अभियान चलाए हुए है और मोदी जी अपने भाषणों में कहा करते हैं घोर परिवारवादी पार्टियां, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर वो अक्सर बयान दिया करते हैं। अब विपक्षी दलों के एक सहयोगी ने भी वंशवाद की राजनीति पर अपनी बात शुरू कर दी है। दरअसल एक तरफ जहां विपक्ष एकजुट होकर 2024 के लिए रणनीति तैयार करने पर लगा हुआ है, तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने वंशवाद की राजनीति को लेकर बड़ी बात कही है। चंद्रशेखर राव कहते हैं कि पार्टी के संस्थापक दादा पिता के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए और हमें नामधारी नहीं कामधारी लोग चाहिए। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए केसीआर ने कहा कि देश के लोग बदलाव चाहते हैं और केंद्र सरकार तो बिना किसी निर्देश के शासन कर रहा है जो देश के विकास में बाधा है। केसीआर ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि जो भारत का चुनाव आयोग है
वो चुनाव प्रचार के दौरान झूठे वादों से नफरत फैलाने वाली पार्टियों और गलत कामों को रोकने में विफल रहा है। अब चाहे केसीआर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा हो, लेकिन उनके वंशवाद वाले इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। हालांकि उनका जो बयान है वो भाजपा के सुर में सुर मिलाता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वंशवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कहें तो एजेंडा चलाती है, और उनकी ये बात कहां और कितना असर डालती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे हम आपको ये बता दें कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने केसीआर को जन्मदिन की बधाई भी दी थी, और तब ये बधाई चर्चा का विषय भी बनी थी। देखिए, हम किसी बात का कोई मतलब नहीं निकाल रहे, हम तो बस आपको वो बता रहे हैं जो राजनेताओं की बात चलती रही है, जो पहले या भविष्य में हो सकती हैं, उन्हें आप तक पहुंचाएं। अभी आपकी सोच पर निर्भर करता है, और जो आप सोचना चाहें सोच सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सभी को अपनी सोच और अपनी बात रखने की आज़ादी है। हालांकि इस आज़ादी का हमारे धर्मनिरपेक्ष देश में गलत मतलब निकाल दिया जाता है, क्योंकि भारत की जनता और यहाँ के राजनेताओं को लगता है कि देश की राजनीति तो मात्र धर्म नीति पर ही उछल सकती है, क्योंकि पिछले दिनों टीपू सुल्तान और औरंगजेब पर हुई सियासत अभी तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वो कहते हैं कि भारत में इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुझे मुगलों से मोहब्बत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इतिहास बदल रही है, और जैसे लाल किला भी मोदी जी ने बनवाया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद के विरोध के वक्त हमें बाबर की औलाद कहते थे, और आज हमें औरंगजेब की औलाद कहकर बुलाया जा रहा है। ओवैसी साहब ने मोदी सरकार के शासन की तुलना हिटलर से की है, और कहते हैं जैसे हेट स्पीच यहूदियों के खिलाफ दी जा रही थी हिटलर के शासनकाल में, फिल्में बनाई जा रही थी, उसी प्रकार आज भारत में कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी बनाई जा रही हैं। ओवैसी ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों एक से हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये क्लोन हैं, और क्लाउन के जरिए अपनी बात ओवैसी रखते हुए बोलते हैं बीजेपी और कांग्रेस को कई मामलों में एक जैसा देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वे क्लोकन नहीं बल्कि क्लाउन जोकर हैं। और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस मोदी के साथ हिंदुत्व का कंपटीशन कर रही है। खैर, ओवैसी की बातें भी कई बार धर्म और मजहब के मामलों को लेकर के बड़ी विवादास्पद रहती हैं, और अब भले ही देश में धर्म कर्म की राजनीति चल रही हो, लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि देश में G20 समिट भी चल रहा है, जो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ग्लोबल साउथ में विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए G20 के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इकट्ठे हुए हैं। 3 दिवसीय इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सभी डेलीगेट का स्वागत करते हुए कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के सबसे पुराने जीवित शहर में आपका स्वागत है। मोदी जी ने कहा कि आप काशी आए हैं तो सिर्फ कमरे में ना रहें, बल्कि काशी को घूमें और उसकी अनुभूति करें। उन्होंने वाराणसी के आध्यात्मिक महत्व को लेकर, इसके विकास को लेकर और भारत के दृष्टिकोण की बात को समझाते हुए कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताते हुए ये भी कहा कि G20 का विकास का जो एजेंडा है वो काशी तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि G20 देशों की यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें बहुपक्षवाद में त्वरित प्रगति और हरित विकास पर चर्चा होगी। सभी G20 डेलीगेट्स का एयरपोर्ट से लेकर गंगा घाट और होटल तक भव्य स्वागत किया गया। सभी डेलीगेट्स वाराणसी के गंगा घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने भी पहुंचे। सभी डेलीगेट्स ने वहां पर आतिशबाजी का भी मजा लिया। भले ही भारत की तूती पूरी दुनिया में बोल रही हो, मोदी जी का डंका सभी जगह बज रहा हो, लेकिन भारतीय मीडिया की आज़ादी पर तो हमला हो ही रहा है, और वो भी पड़ोसी देश चाइना में। जी हाँ, ड्रैगन यानी कि चाइना भारत को लेकर हर रोज कोई ना कोई नया पैंतरा अपनाता रहता है। अब सीमा पर तनाव हुआ था, इसी बीच चाइना ने 2 भारतीय पत्रकारों का वीजा फ्रीज कर दिया, और दोनों ही पत्रकार छुट्टी पर भारत आ गए थे, और जब उन्हें वापस जाना था तब चाइना ने उन्हें वहां आने से मना कर दिया। ऐसा क्या हुआ, आइए आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में एक भारतीय रिपोर्टर का वीजा का नवीनीकरण नहीं हुआ था, तो उन्हें चाइना लौटने के लिए कहा गया। हालांकि एक और बात कही जा रही थी कि इस रिपोर्टर का कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल होना बताया जा रहा था जो भारत देश के लिए नुकसानदायक था। हालांकि भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया था। इसी को लेकर चाइना ने भारत के 2 पत्रकारों का वीजा फ्रीज कर दिया, और फिर चाइना में भारत के 2 पत्रकार बचे हुए थे। हालांकि इसी बीच इसी महीने की शुरुआत में
भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि चीनी पत्रकार बिना किसी कठिनाई के दक्षिण एशियाई देशों में काम कर रहे थे, लेकिन चीन में भारतीय पत्रकारों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। अब चाइना ने आखिर भारतीय पत्रकारों को भी देश छोड़ने के लिए कह दिया है, तो अब यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि एशियाई आर्थिक महाशक्ति के बीच दरार गहरा गई है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पीटीआई के रिपोर्टर को इस महीने चाइना ने देश छोड़ने का निर्देश दे दिया है। अब उनके चाइना छोड़ने से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से भारत की मीडिया की उपस्थिति खत्म हो जाएगी। तो आज की सियासी गर्मी वाली खबरों में इतना ही। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मॉनसून में देश की राजनीतिक तपिश कितनी बढ़ेगी या घटेगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल नए विषय पर और नए मुद्दों पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।